खूबसूरत बातचीत के दौरान यतेंद्र मिश्र जी जैसे बेहद प्रतिष्ठित लेखक आलोचक से और उनके माध्यम से हमारे साथ जुड़ेंगी। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे सभी वक्ताओं को। विद्या शाह जी न्यू दिल्ली में रहती हैं और वो एक संगीत और गायिका के रूप में बहुत ही लोकप्रिय कलाकार हैं। वर्ष 2023 में उन्हें सीनियर फेलोशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द टैगोर स्कॉलरशिप उनको मिला। उन्होंने गोवा यूनिवर्सिटी में नाना शिरगांवकर चेयर प्रोफेसर के रूप में भी अपनी सेवा प्रदान की है। बॉलीवुड डेब्यूट उन्होंने मंटो मूवी के माध्यम से एक बेहद प्रचलित नज्म के माध्यम से किया, जो है बोल के लब आज़ाद है तेरे। आज अपने बीच हम विद्या जी को पाकर बेहद हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं। मंच पर मैं स्वागत कर रहा हूं बेहद प्रतिष्ठित कलाकार मंजरी चतुर्वेदी जी का। भारतीय शास्त्रीय एवं सूफी कथक नृत्य की जिन्होंने पहल की और तवाइफों के जीवन को बहुत करीब से देखा, समझा, परखा, जाना और लोगों तक इस बात को पहुंचाने का बहुत बड़ा बीड़ा उठाया, मंजरी चतुर्वेदी जी का हम मंच पर अभिनंदन करते हैं। मंजरी जी और विद्या जी बातचीत करेंगी यतेंद्र मिश्र जी के साथ। यतेंद्र जी टाइमलेस अयोध्या फेस्टिवल के को डायरेक्टर होने के साथ साथ बेहद प्रतिष्ठित लेखक, आलोचक, समीक्षक हैं और आज एक बेहद खूबसूरत से सत्र के माध्यम से हम बेहद खूबसूरत बातें जानने के लिए तैयार हैं। मैं मंच समर्पित कर रहा हूं सभी वक्ताओं को। आप सभी का टाइमलेस अयोध्या में एक बार फिर से स्वागत है। मैं कुछ बोलूं बेगम अख्तर के बारे में, जो अख्तरी बाई फैज़ाबादी थी और जो फैज़ाबाद की थी। यहाँ भदरसा में उनका जन्म हुआ था। मैं चाहूँगा कि विद्या जी अपनी आवाज़ में कुछ बेगम अख्तर गुनगुना दें पहले। आते ही साथ होस्ट को तो मना नहीं किया जा सकता। एक ज़रूरत भी है कि जिससे जो लोग अगल बगल हैं वो आपकी आवाज़ सुन के चले आए पंडाल में। थैंक यू। एक दादरा सुनाने जा रही हूँ जो अख्तरी बाई को बेगम अख्तर से जोड़ती है। कोयलिया मत कर पुकार, कोयलिया मत कर पुकार, कोयलिया मत कर पुकार, कर जवा लागे कटार, कोयलिया मत कर पुकार, कर जवा लागे कटार, कोयलिया कोयलिया जा पिया के देश, उनसे कहना ये संदेश, उन बिन लिया जोगन भेस, तज दिया संसार रे कोयलिया। बहुत आभार विद्या जी। शुक्रिया। और मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो परवरिश है, जो आपकी गायकी का एक अंदाज है, उसमें अवध भी बहुत खूबसूरती से सांस लेता है और आपकी गुरु घराने में भी वो गज़ल की बात आई है। बेगम अख्तर को आज के समय में, जब वो 1974 में नहीं रहीं और जिस समय सोशल मीडिया नहीं था और बहुत सारे
उस तरह के एवेन्यूज़ ओपन नहीं थे। आज भी वो इतनी रेलेवेंट है कि उनको फिल्मों में उनके गानों को रिक्रिएट किया जा रहा है। जो कोई भी गज़ल सुनना शुरू करता है वो बेगम अख्तर को सुनता है। बेगम अख्तर एक सिनोनिम है जो भारतीय संगीत से जुदा नहीं की जा सकती, जबकि उसी के पैरेलल उस बाई परंपरा में और उस तमाम जो एक रेपर्टरी है उसमें रसूलन बाई और तमाम सारे लोग आते हैं। वो कौन सा करिश्मा है, वो कौन सा एलिमेंट है जो उनको दीवा बनाता है, बेगम अख्तर बनाता है आपके लिए एज ए सिंगर? बहुत गहरा सवाल है और बहुत मेरे दिल के करीब का सवाल है ये, क्योंकि जैसा कि आपने अभी इंडिकेट किया, मैंने जिनसे सीखा है वो बेगम अख्तर से सबसे लंबे समय तक सीखी हैं, शांति हीरानंद जी। तो किसी भी गुरु शिष्य जो एक संबंध रहता है उसमें न सिर्फ संगीत का आदान प्रदान होता है, लेकिन संगीत से जुड़ी जो दुनिया है वो भी बहुत मायने रखती है। और जो शांति जी को बेगम अख्तर से मिला वो उनको अम्मी कहती थी, तो आप समझ सकते हैं कितना करीबी रिश्ता रहा होगा। और हम लोग थोड़ा बहुत जितने साल सीखे हैं उसमें छोटी छोटी बातें जो निकल के आती थी उससे कुछ चीज़ें समझ में आती थी। एक तो ये कि एक परफॉर्मर होने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, रियाज़ बहुत ज़रूरी है, ये तो है ही, ये तो मुख्य स्तंभ है एक तरह से। लेकिन अपना एक अपनापन जो हम अपने रचनात्मकता में लेके आते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। उसी से आप अलग शाइन करते हैं और मेरा ख्याल में बेगम अख्तर की खासियत ये भी रही है। और दूसरी बात ये कि वो अपनी स्ट्रगल्स और अपनी जो उनकी एक संगीत की दुनिया से एक रिश्ता बना और जो सोसाइटी से वो स्ट्रगल करती रही उस रिश्ते को बनाने में, कहीं ना कहीं वो दो चीज़ें भी मिल के आती है। क्योंकि जब आपके जहन में, आपके दिल में दर्द रहता है, थोड़ा सा दुख भी रहता है और थोड़ा ये भी रहता है कि लोग मुझे उसी तरह से अपनाएं जिस तरह से समाज चाहती है कि लोगों को अपनाया जाए, तो ये सब चीज़ें जब अपने मौसीकी में भी निकल के आती हैं और जब उसमें गज़ल जुड़ जाती है, जब वो एक रास्ता बन जाता है अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, मेरे ख्याल में अख्तरी की ये सब जो कॉम्बिनेशंस थी वो उनके संगीत को, उनकी मौसीकी को एक अलग दर्जा देता है। और ये भी कि वो बड़ी खुद मुख्तार थी, बड़ी ह्यूमरस थी और ये दोनों चीज़ें मिलके उनको बहुत करिश्मेटिक भी बना देती थी। तो कौन सा ऐसा शायर नहीं था उस ज़माने में जो अपनी चीज़ उनसे नहीं गंवाना चाहता था। मेरा ख्याल में ये भी बात दिस इज़ विटनेस टू द फैक्ट कि सब लोग कितना उनको मानते थे, चाहते थे और कितना पूछते थे। और शायद इसीलिए 74 में जो बात, एक सिलसिला जो एक तरह से फिज़िकली ख़त्म हुआ लेकिन वो इमोशनली और संगीत की दुनिया में हमारे साथ बना रहा है। आपने ह्यूमरस की बात की तो आप ही ने मुझे एक प्रसंग सुनाया था जब मैं अख्तरी वाली किताब कंपाइल कर रहा था और वो जाने से रह गया। मैं चाहूँगा कि आप सुना दें वो जो एक धोबन के साथ उनके उस्ताद जी भाग गए थे। जब अख्तरी एक बार वो स्टूडियो में आई रिकॉर्ड करने और कुछ ऐसा हुआ कि जब मेन आर्टिस्ट आता है स्टूडियो में तो सब लोग रुके होते हैं कि भाई वो आएंगी और वो ऑलरेडी काफ़ी मतलब बड़ी कलाकारा थी। लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि उनके साथ जो हारमोनियम बजाते थे वो पहुँचे नहीं टाइम पे और ये पहले आ गई और ये बैठी हुई थी स्टूडियो में। तो ये जनाब जब अंदर आए दरवाज़ा खोल के, दूसरी बात ये थी कि वो उनकी शादी तभी हुई थी और हमें किसी ने कुछ ऐसा कहा कि वो शायद हनीमून पे गए थे। अब ये तो खैर पता नहीं हमें वो कहाँ गए थे, लेकिन बहरहाल शादी उनकी एक धोबन से हुई थी। तो ये जब स्टूडियो में घुसे तो अख्तरी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, मतलब आंखें नीचे उनकी, और कहने लगे कुर्ता बड़ा साफ पहन के आए हैं आज। तो ये भी एक उनका तरीका था टू विट एंड नॉटीनेस, बदमाशी। अब हमारी फायर ब्रांड ओरेटर मंजरी, हम और मंजरी जिस मंच पे होते हैं तो हम लोग
कई बार ऑडियंस से उलझ भी जाते हैं कोटेशंस के नाम पे। मैं चाहूँगा कि जो आपका प्रोजेक्ट है और जिस शिद्दत से आपने बाई जी लोगों के जीवन को दोबारा से रिवील करना शुरू किया, उन्हें सही रेट्रोस्पेक्टिव देने की कोशिश की है, बेगम अख्तर को लेकर के और उस पूरी परंपरा को लेकर आप किस तरह से देखती हैं, विस्तार से? आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ अयोध्या फैज़ाबाद। आप लोग जरा साउंड तेज कर दीजिए प्लीज, लाउड कर दीजिए। जो कहना चाहिए बेगम अख्तर की जगह है। और हम जब बात करते हैं तवाइफ़ों की, जैसे कि यतीन जी ने कहा कि मेरी कोई शिक्षा किसी तवाइफ से नहीं हुई थी, मुझे कोई तालीम उनसे नहीं मिली, पर 2009 से मैं द कोर्टिज़ान प्रोजेक्ट कर रही हूँ, जिसमें कि मैं तवाइफ़ों को रिस्पेक्ट दिलाने की बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनके गाने चुरा चुरा के बॉलीवुड में गवाइए और उनको क्रेडिट मत दीजिए, ये तो चला आ रहा है बॉलीवुड में बहुत सालों से। मैं ये कह रही हूँ कि उस औरत को क्रेडिट दीजिए उसकी क्रिएटिविटी का। और हिस्ट्री में जिस तरह आज आप टेलर स्विफ्ट को ट्रीट करते हैं, या आप सुनिधि चौहान को ट्रीट करते हैं, या आप ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित को ट्रीट करते हैं, एग्जैक्टली वही प्लेटफॉर्म पे आपको उन तवाइफ़ों और बाई जी को रखना है जो हमारे एंटरटेनर्स थे। जब तक हम ये बराबरी नहीं करेंगे तब तक हम इतिहास में विमेन परफॉर्मर्स को सही जगह नहीं दे पाएंगे। और ये आपका और हमारी गलती है, उनकी कोई गलती नहीं है, वो अपना काम करके गई हैं। बेगम अख्तर के उनकी कला के बारे में कोई क्या कहे, वो बहुत कुछ है, सागर है। पर मैं एक बात जो कहूँगी जो तवाइफ़ों से जुड़ी बातों से है कि क्यों हमने समाज में ऐसा करा कि हम जब वो बेगम अख्तर हुई तब हमने उनको इज़्ज़त देना शुरू करा। हम शायद उन्हें अख्तरी बाई फैज़ाबादी कहकर इज़्ज़त नहीं दे पा रहे थे। हमको हर वुमन परफॉर्मर उस टाइम के जो थे उनके नाम के आगे बेगम और देवी लगाना पड़ा, तब जाके हमने कहा कि हम उनको इज़्ज़त देंगे। तो ये कहाँ से हमारे समाज में ये चीज़ आई कि एक बेगम अख्तर अगर पूरे हिंदुस्तान को रूल कर सकती थी, तो उस तरह की कितनी सारी और तवाइफ़ें और बाई जी और गायिका थी जिनको हमने वो स्टेज ही नहीं दिया, हमने उनको आगे आने ही नहीं दिया। और फिर ये हम बार बार कह देते हैं कि ये इतिहास में हिस्ट्री में हुआ ऐसा, पर हिस्ट्री में तो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि हिस्ट्री तो मर्दों ने लिखी ना, औरतों ने हिस्ट्री कहाँ लिखी? औरतों की हिस्ट्री भी मर्दों ने लिखी। तो विमेन परफॉर्मर्स जहाँ हम बात करते हैं तवाइफ़ों और बाई जी लोगों की, उनकी हिस्ट्री आप तक और हम तक पहुँची कहाँ है? यतीन जी जानते हैं कि पहुँची है तो बॉलीवुड से पहुँची है। हम सब के दिमाग में एक तवाइफ़ की वो आती है तो वो या तो मीना कुमारी और रेखा जैसी खूबसूरत होती है, या कोई कोठे पर क्लीवेज शोइंग आउटफिट, टाइट आउटफिट पहने कोई ठुमके लगा रही होती है, वो तवाइफ़ है हमारे लिए। बेगम अख्तर तो एक बनारसी साड़ी पहनकर, सर ढककर, या बाद में बिना सर ढके भी बनारसी साड़ी पहनकर गाती थी। वो कौन सी ऐसा पहनावा पहनती थी जो आप और हम हिंदी सिनेमा में देखते हैं और कहते हैं ये तवाइफ़ है? तो कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री बड़ी गलत तरह से हम तक पहुंची और हम लोग के जहन में बस गए। हम लोगों ने उस पर सवाल नहीं उठाया क्योंकि सवाल उठाना मुश्किल हो गया था। मैं आपको से कहूँगी 2009 में जब मैंने तवाइफ़ों का डांस और म्यूज़िक स्टेज पर रिक्रिएट करना शुरू किया, तो मेरे ऊपर मेरे ही साथ के लोग हंसते थे, कहते थे आजकल मंजरी चतुर्वेदी मुजरा करती है, बुला लो ठुमके लगाएगी। This is for a classical dancer who was performing and traveled 36 countries, had performed world over. Still 2009 यही सेंचुरी है, हमने फिर भी उस नज़र से देखा कि ये बेइज्जती की बात है, ये इज़्ज़त की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़
अभी तक उसको गलत मान के चल रहे हैं, जबकि इतने फनकारा, ऐसी फनकारा कि जैसे यतीन जी कह रहे हैं 1974 के बाद हम आज तक बेगम अख्तर के कार्यक्रम कहना चाहिए उन्हीं की गज़लों पर, आधे से ज़्यादा गज़ल सिंगर्स वही पर जी रहे हैं, उसी से कमा रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जब आपने बॉलीवुड की बात की तो मुझे ध्यान आता है मुग़ल आज़म, उसमें अकबर बादशाह के दरबार में अनारकली डांस कर रही हैं और कर रही हैं कथक, पेशवाज और पूरा वो जो एक टिपिकल लखनऊ घराने का है। चूँकि लच्छू महाराज म्यूज़िक डायरेक्टर थे, डांस डायरेक्टर थे, तो लच्छू महाराज ने कथक कराया। अकबर 16वीं शताब्दी का, कथक लाते हैं वाइद अली शाह 18वीं शताब्दी में। उस समय तक कथक कहीं था ही नहीं, अकबर के दरबार में कथक हुआ ही नहीं है कभी, इसका कहीं कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एविडेंस नहीं है। लेकिन सिनेमा को सिनेमेटोग्राफिकली डिज़ाइन करना है, बम्बई से और लखनऊ से और बनारस से और जयपुर से आपके कोरियोग्राफर्स जा रहे हैं, वो अपना डांस दिखा रहे हैं और बाकायदा वो जो एक लखनऊ पहनावा उधर जयपुरी पहनावे का कथक होता रहता है। तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। इसमें एक और चीज़ बताऊंगी इन्हीं की बात को आगे कहते हुए कि आपने और हमने सबने आम्रपाली फिल्म देखी। उस आम्रपाली फिल्म में वैजयंतीमाला जिस तरह का पहनावा पहने थी वो एक भरतनाट्यम डांसर का था, ठीक है, क्योंकि वैजयंतीमाला जी एक भरतनाट्यम डांसर थी। आम्रपाली कहाँ रहती थी? बिहार में। बिहार में कौन सा भरतनाट्यम होता था? तो अगर आम्रपाली उस वक्त डांसर थी तो शायद वो भरतनाट्यम तो नहीं कर रही होंगी, वो कुछ नॉर्थ इंडिया का कथक से मिलता जुलता, या जो हमको कृष्ण से हम नटवरी नृत्य एक जोड़ते हैं उस टाइप का कोई नृत्य होता होगा उस वक्त। तो ये जो है इस सिनेमा हमारे ऊपर कर देता है। अब हम लोगों के लिए आम्रपाली के रूप वो है जो वैजयंतीमाला उस फिल्म में थी। हमको आम्रपाली नहीं पता। अगर आम्रपाली आपके सामने कथक की आउटफिट में आ जाएगी आप कहेंगे कुछ गड़बड़ है, आम्रपाली तो ऐसे नहीं थी। पर ये हिस्ट्री आपको किसने सिखाई? सिनेमा ने। आपने कभी आम्रपाली की कोई आउटफिट या कोई उसका देखा ही नहीं। सो दीज आर विजुअल्स which get imprinted in our minds, and unfortunately for तवायफ्स एंड बाईजीज जो विजुअल्स इम्प्रिंट हुए वो सारे नेगेटिव इम्प्रिंट हुए। वो हीरो जो लुटा पिटा जाके तवायफ के दर पे ही मिलेगा, ये सिंगर है मैं डांसर हूँ। हम लोगों के घरों पे कोई लुटे पिटे हीरो नहीं आते, हम लोग भी परफॉर्मर्स हैं। तो ये जो कहाँ से ये चीज़ें सारी सोच बैठ गई हैं कि हम लोग सब अपना काम करते हैं, हम एंटरटेन करते हैं। आज टेलर स्विफ्ट को सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, आज वो सबसे ज़्यादा कमाएगी, शकीरा सबसे ज़्यादा कमाएगी। We all respect that. We don't question their morals. ठीक है, यहाँ पर every question was associated with their morals and not with their art. अब मैं चाहूँगा कि आप इसमें कुछ जोड़ें, जबकि आप विमेन और रिकॉर्ड जैसा इतना लंबा परफॉर्मेंस करती हैं और तमाम सारे लोगों को आप सामने लाती हैं। तो जब आपने सीखा या जब आपने अपने ढंग से उसका पूरा रिसर्च किया, आपने क्या पाया जो हमारे दिमाग में भरा गया है और जिससे ये सब बिल्कुल अलग थे? नहीं, मंजरी जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया है कि एक तरफ से बिल्कुल ड्रॉप डेड गॉर्जियस होंगी और दूसरी तरफ से बिल्कुल कोई मॉरल्स ही नहीं है उनके लाइफ में। इस तरह का एक अजीब कॉम्बिनेशन बना दिया गया है व्हेन इट कम्स टू बाईजीज, गाने वाली कह दीजिए, तवाइफ कह दीजिए, जो भी हम उनको कहना चाहें। और कहीं ना कहीं ये जो आइडियाज़ हैं वो चलते जा रहे हैं और वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं फिर आज की दुनिया में, जैसे फेयर एंड लवली हो गया है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसे मैनिफेस्ट होती जाती हैं और उनको लेके एक नैरेटिव बनता जाता है। लेकिन एक कहानी इस संदर्भ में मैं सुनाना चाहूँगी। एक बाई थी, उसका नाम था जानकी बाई छप्पन छोरी, जिसको जानकी बाई, एक्चुअली वो रिकॉर्ड पे जानकी बाई इलाहाबादी थी, लेकिन छप्पन छोरी क्यों कहा जाता है उसको लेके कई कहानियाँ हैं और इन कहानियों का कोई एकेडमिक बेसिस नहीं होता है। आपको जो अच्छी लगती है आप वो लेके चलें, उसको मानते चलें।
तो छप्पन छुरी इसलिए भी कहा जाता था उनको, ऐसा मुझे बताया गया कि कोई 56 लड़के उनके पीछे भाग रहे थे एक ज़माने में कि भाई हमारी तरफ भी ज़रा देख लीजिए इस तरह से। ये कहानी मुझे अच्छी लगती है क्योंकि आइडिया अच्छा लगता है। एक दूसरी भी है कि एक आशिक था उनका, आशिक था जिसने 56 बार जिसने 56 बार उनको छुरी छुरी से मारी थी। खैर, जानकी बाई की कहानी ये है कि उनको हमेशा ये लगता था कि वो सुंदर नहीं है, और सुंदर क्यों नहीं है, क्योंकि वो सांवली सूरत की थी। देख लीजिए, ये बहुत पुराना जो दिमाग में डाल दिया गया है कि भाई गोरी बैयाँ और सूरत वगैरह वगैरह, जो एक फेयर एंड लवली वाला मामला है। तो खैर उनके दिमाग में ये था कि वो खूबसूरत नहीं है क्योंकि वो सांवली हैं, लेकिन गाती बहुत अच्छा थी और उस ज़माने की बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट थी। तो एक बार रेवा में एक बैठक होने वाली थी, ये सुनिए आपने कहानी। तो रेवा के महाराजा ने, उस ज़माने में ये होता था, मंजरी जी भी इस विषय पे बात कर चुकी हैं, कि जब घर में कोई बहुत बड़ा संदर्भ है, भाई शादी है या बच्चा पैदा हुआ है, तो बाइयों को बुलाया जाता था ख़ास अपनी पेशकश रखने के लिए। तो इन्होंने अपने अर्दली को भेजा वहाँ और कहा कि भाई जानकी बाई को बुला लीजिए, वो गाएंगी, घर में कुछ शादी वादी जो भी है। तो ये गए वहाँ और उन्होंने मैसेज दिया कि भाई आपको बुलाया गया है, फ़लाँ दिन फ़लाँ समय आप आएंगी और आप महफ़िल करेंगी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं पर्दे के पीछे बैठ के गाऊंगी। तो इनको कुछ समझ में नहीं आया, वो बेचारा कोई मैसेज लेके गया था, तो ये वापस आया, उसने कहा हाँ ठीक है, वापस आ गया। महफिल करी इन्होंने और इतनी खूबसूरत करी कि महाराजा बिल्कुल दंग रह गए, और पर ये पर्दे के पीछे बैठ के गा रही हैं। तो जब महफिल ख़त्म हुई, महाराजा ने कहा चलिए आप सामने तो आइए। तो कहने लगे नहीं मैं तो नहीं आऊँगी। तो फिर वो गुस्से होने लगे, भाई पेट्रन तो पेट्रन होता है वो जो कह रहा है वो तो मानना पड़ेगा। तो उसने कहा नहीं नहीं आपने आना पड़ेगा सामने। तो कहने लगी नहीं, ये तो मेरी एक ही शर्त थी कि मैं पर्दे के पीछे बैठ के गाऊंगी। तो जब महाराजा ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया तो जानकी बाई ने कहा कि महाराज, फनकार की सूरत नहीं सीरत देखी जाती। तो जानकी बाई इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज भी हम जो है म्यूज़िक कंपनीज़ के साथ या ऑर्गेनाइजर्स के साथ, आप नहीं वैसे दूसरे ऑर्गेनाइजर्स, बाकी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ आज भी हैगल करना पड़ता है, नेगोशिएट करना पड़ता है कि भाई कितना वीडियो करेंगे, कितना यूट्यूब पे डालेंगे, कॉपीराइट किसका है, वगैरह वगैरह। लेकिन जानकी बाई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन हु सेड मैं इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करूँगी, मैं किसी एक कंपनी के साथ नहीं गाऊँगी, मेरा जिसके साथ गाने का मन किया, वेर एवर आई फील द कमर्शियल्स विल सूट मी, मैं उन्हीं के साथ गाऊँगी। तो दीज वर ऑल्सो ट्रेंड सेटर्स। ये कहानियाँ तो नहीं जानते हैं लोग। तो विमेन ऑन रिकॉर्ड में हमारा मकसद यही रहा है कि जो द विमेन हु सैंग ऑन द ग्रामोफोन रिकॉर्ड, दे शुड बी पुट ऑन रिकॉर्ड। We should know who they are, where they came from, what are their stories. So हम भी 15 साल से कर रहे हैं, so I suppose it's important. The more we tell these stories, the more people will understand. इसी में इन्होंने मुग़ल आज़म का जिक्र किया था। तो बॉलीवुड कैसे तवाइफ़ों के सॉन्ग्स ले लेता है, और फिर जैसे इन्होंने बोला ना कॉपीराइट और क्रेडिट, वो क्या होता है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो तवाइफ़ थी। तो मेरी रिसर्च के दौरान मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ दियो रे, ये मुग़ल आज़म में गाया गया है, और ये मुझे मिला इंदुबाला एक सिंगर है कालकटा की, उनकी आवाज़ में मोहे पनघट पे नंदलाल घेर ली। अब एक शब्द का फेर कर दिया उन्होंने सिनेमा में, पर आपको कहीं भी मुग़ल आज़म में उनका क्रेडिट नहीं कहीं भी मिलेगा कि किसका गाना था। वैसे हमरी अटरिया आजारे सांवरिया बेगम अख्तर का है, ठीक है। ये एक अभी रिसेंटली एक हिंदी सिनेमा में यूज़ हुआ, उसमें कहीं भी उसमें 2 पैराग्राफ्स और जोड़े गए, पर आप और हम जब सुनते हैं तो वो 2 पैराग्राफ्स में क्या शब्द जोड़े गए, बहुत बड़े राइटर ने जोड़े, पर वो हमको कोई नहीं याद है। याद क्या है, हमरी अटरिया आजा रे सांवरिया, वो माधुरी दीक्षित जी ने परफॉर्म किया था। हाँ,
तो कहीं ना कहीं तवाइफ़ों के जो कॉम्पोजिशंस थे जो उन्होंने गाए वो जहन में इतने खूबसूरती से फिट हो गए थे कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, पर हम आज भी उन्हें क्रेडिट करने में हम हिचकिचाते हैं। दूसरी क्या चीज़ थी जो मेरे को अपने रिसर्च के दौरान लगा कि एक तरह से इन लोगों पे इल्ज़ाम होता था कि ये सिर्फ रोमांस की बात करते हैं, ये लोग भक्ति नहीं गाती हैं। तवाइफ़ें और बाईजी जो है, आज आपको हिंदी सिनेमा क्या बेचता है? रोमांस बेचता है। आप बॉलीवुड की हर फिल्म देखिए, उसमें रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, रोमांटिक सीन्स होते हैं, लव अफेयर्स होते हैं। दैट इज़ व्हाट इट्स सेलिंग। दूसरा कि जब बाईजी और तवाइफ़ें सबसे ज़्यादा अपने हाइट पर थी, वो हमारा रीतिकाल था हिंदी साहित्य का, वो भक्ति काल था ही नहीं। तो जब रीतिकाल में पोइट्री जो है वो रोमांस पे लिखी जाएगी तो आर्टिस्ट वही तो गाएगा। अब आप आज इस ब्लेम करिए कि नहीं तो तुम भक्ति काल का क्यों नहीं गा रही थी? अरे मैं पैदा हुई थी रीतिकाल में, मेरे आसपास इसी टाइप की सारी पोइट्री लिखी जा रही थी, तो मैं वही गाऊंगी। सो समवेयर वी हैव नॉट पुट लॉजिक in trying to see these women histories. We've just been blinded by what वो बेचारी औरत, वो हीरो जाके उसके दर पे रोएगा, शराब पिएगा, वो ऐसी ड्रेस पहन के नाचेगी, ठुमके लगाएगी, उस पे पैसे फेंके जाएंगे। In all my research, I have never found anyone who told me कि किसी पर पैसे फेंके जाते थे। बिल्कुल सही कह रही। और जो आपने एक बात बहुत सुंदर कही, एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है, विद्या जी भी इससे वाकिफ़ होंगी। 1955 में संगीत नाटक अकेडमी ने एक कॉन्क्लेव किया। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो इतनी बड़ी डांसर थी, बाद में उनको राष्ट्रपति का पद भी ऑफर हुआ था, ठुकरा दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि भरतनाट्यम में हम सब श्रृंगार नाचते हैं, भक्ति नाचते हैं, हम सिर्फ भक्ति नाचते हैं और देवता के प्रति डिवोशन है। उसी डिबेट में बाला सरस्वती ने उनको चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि हम जो भी नाचते हैं वो दरअसल श्रृंगार भक्ति है। भक्ति अपने में डांस हो ही नहीं सकता। जब भी आप लव या डिवोशन या अपना इंक्लिनेशन या सुप्रीम लेवल का डेडिकेशन आप दिखाएंगे तो वो डिपिक्शन जो है एरोटिक करने के लिए या देवता के साथ एक कनेक्शन बनाने के लिए आपको श्रृंगार में उतरना पड़ेगा। तो श्रृंगार भक्ति है। और तमाम झगड़ों के बाद और उसमें फिर ये तय हुआ कि भरतनाट्यम या ओडिसी या मोहिनीअट्टम श्रृंगार भक्ति डिपिक्ट करता है, शुद्ध भक्ति नहीं होती। और मुझे तो ये भी लगता है जो आपने कहा, खाली मोहे पनघट पर ही नहीं, सारे शास्त्रीय बंदिशें उठा करके फिल्मों में इस्तेमाल कर ली गई। झूला किन्ने डाला रे अमरैया और नजरिया की मारी मरी, मतलब पूरे लिस्ट है, उस पर तो हम लोग पॉडकास्ट कर सकते हैं घंटों का। एक चीज़ जो मुझे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है, जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड की जो जिसको रेपर्टुआ कहते हैं, जो गाने रिकॉर्ड होते थे शुरुआती दौर में, खासकर फर्स्ट सेकंड डेकेड में, उसमें आप देखेंगे इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है। जो ख्याल गा रही है वो कव्वाली भी गा रही है और गज़ल भी गा रही है, भाव गीत भी गा रही है, लक्षण गीत भी गा रही है, और कोई ऐसे जैसे डार्लिंग तुम बन गई जेंटलमैन टाइप के गाने गा रही है। यही मैं कहने आ रहा था। एक किताब है मेरे पास एक आने की, हाँ, चौड़ी गली बनारस की गान वालियों की बंदिशें। वाह। तो उसमें पहला ही हुस्नाबाई का गाना है और वो अंग्रेजी गाना है, वो इंग्लिश में है और उसके डिपिक्शन उस जमाने में जिस तरह से कोलेक्टियल डायलेक्ट में अंग्रेजी बोलते थे, तो मैं दंग रह गया कि अंग्रेजी तो की बंदिश उसमें गा जैसा रही हैं। आप कह रहे हैं ना, उसमें आज के ज़माने के जो, जैसे आपको मैं बताऊंगी, एक गाना अमिताभ बच्चन का गाया हुआ बहुत फेमस हो गया था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये रिकॉर्ड पे एक बाई गा चुकी हैं पहले, गा चुकी है, और 30 के पहले का हाँ। है, बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे गाने जिसको आप इमेजिन भी नहीं करेंगे, वो पहले मोहे पनघट के 2 वर्जन्स है, इन्हीं लोगों ने, कितने लोगों ने 4-5 गाया है, version है। यू नो। तो कहीं द पॉइंट इज कि उस जमाने में ये कितना मज़ेदार समय रहा होगा कि आप कुछ भी गा सकते हैं। आजकल के ज़माने में हम एक हायरार्की बना देते हैं उसको लेके कि आप ये गाती हैं तो अच्छा है, आप ये गाती हैं तो ये आप थोड़ा सा हल्का कर रही हैं। बात यह है कि आपने क्या सीखा है और आप कितना हैंडल कर सकते हैं, आपकी तालीम मजबूत है। जैसे बेगम अख्तर का केस ले लीजिए,
उन्होंने पहले ख्याल गायकी सीखी, किराने से भी सीखी, पटियाले से भी सीखी, वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में उन्होंने ठुमरी गाई और फिर उन्होंने गज़ल गाई। और गज़ल में जैसे कि आपकी किताब में भी कितना सुंदर वो चैप्टर जो है सलीम किदवई जी का, उसमें ये इतनी खूबसूरती से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि बेगम अख्तर ने जिस तरह से रागदारी गज़ल गायकी में घोला, वो उसको एक ट्रेंड बना दिया उन्होंने। उसके बाद मेहदी हसन साहब आए या फिर फरीदा खानम गा रही हैं या कोई भी गा रहा है, रूना लैला गा रही हैं, लेकिन ये आइडिया कि उर्दू शायरी को इस तरह से गाया जा सकता है रागों में ढाल के, वो कहीं ना कहीं उनकी तालीम से जुड़ा हुआ है ना ये बात। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग इतना हर चीज़ को कैटेगरीज में देख के फिर ऊपर नीचे करके फिर उसमें बहुत कुछ रह जाता है, बहुत कुछ खो जाता है। लेकिन एक चीज़ यतीन्द्र जी, मैं और बोल नहीं रही हूँ, अब आपसे पूछ रही हूँ कि आपका परिवार जो है वो अख्तरी को बहुत करीबी से जानता था, और एक वजह ये भी थी कि आपने वो खूबसूरत कलेक्शन ऑफ एसेज किया है। थोड़ा सा आप वो बताएं हमें, वी वांट टू नो, लाइक आपकी नानी क्या कहती थी, मेरी दादी को उन्होंने सिखाया था, और मेरी दादी के पिताजी जो अंतिम राजा थे 47 तक, महाराज राजा जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह, उनके कोर्ट में आती थी। यही सामने दरबार लगता था जहाँ क्राफ्ट बाजार है, दशहरा और होली का दरबार होता था, और उसमें वो परफॉर्म करती थी। मुझे जितनी बातें दादी बताती थी, जो महाराज की अपनी ओपन मर्सिडीज़ थी उस समय, हिटलर के दौर की मॉडल, वो जाती थी उनको लाने के लिए। ड्राइवरों में 11 या 12 ड्राइवर थे, उनमें होड़ लगती थी कि हम लाएंगे बेगम अख्तर को। क्यों? क्योंकि बेगम अख्तर को जो लाता था सवारी में जाता था, और जो छोड़ने जाता था वो उनको बहुत बख्शीश इनाम इकराम देती थी। 11 अशरफियाँ या 11 गिन्नियाँ नज़र करती थी परफॉर्मेंस के पहले। और मेरी दादी को उन्होंने लहका, लहजा, उठना बैठना, एटिकेट्स, मैनरिज्म सिखाया। एक मज़ेदार वाक़या है जो किताब में नहीं है, मैंने बहुत जगहों पे कहा है कि हमारे यहाँ एक मान मंदिर पिक्चर पैलेस होता था, पिक्चर हॉल था, उसमें कोहिनूर फिल्म लगी थी। तो बेगम अख्तर ने मेरी दादी को कांटेक्ट किया, तब तक छोड़ के जा चुकी थी। तो उन्होंने कहा, राजकुमारी ज़रा देखो, उसमें पफ वाले ब्लाउज़ पहने हैं बीना कुमारी ने, तुम अपने लिए बनवाओ। तो हमारे एक जो मैनेजर होते थे उस समय, महाराज ने उनको बुलाया कि प्रिंसेस का ब्लाउज़ डिज़ाइन होना है। सारे दर्जी बुलाए गए, उनको टिकट दिया गया फिल्म देखने के लिए कि भैया ब्लाउज़ बन जाए। 4 दिन फिल्म लगी रही। 5वें दिन फिल्म जब उतरने को हुई तो महाराज के दरबार में दर्जी बुलाए गए कि बेगम अख्तर वाली ब्लाउज़ ड्रॉ कर लिया। तो बोले, नहीं साहब, हम लोग तो पिक्चर देख रहे थे महाराज, हम भूल गए ड्रॉ करना। तो महाराज नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा, ये क्या बात होती, मेरी बेटी का ब्लाउज़ नहीं बनेगा क्या? तो उन्होंने, मैनेजर ने उनको राय दी कि हम लोग ब्लो अप करते हैं सारे सीन को, जिसमें सबसे सुंदर ढंग से ब्लाउज़ दिख जाए वो सीन काट लेते हैं, रील जोड़ के वापस भेज देते हैं। कर लिया गया साहब। रील चली गई, ब्लाउज़ निकल आया, ब्लाउज़ बन गया, उनका डिज़ाइन हो गया। लेकिन इंडियन मोशन पिक्चर ने मान मंदिर पैलेस पे मुकदमा ठोका कि आपने रील के साथ छेड़छाड़ की है, और उस जमाने में 17,000 रुपये टैक्स भरने पड़े थे मेरी दादी का ब्लाउज़ बनने के लिए। तो मुझे ये सब बहुत मज़ेदार लगता था। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि हमारा मोहतरम नगर एक यहाँ जगह है, वहाँ पे एक फार्म हाउस होता था। आज फार्म हाउस है, उस समय ज़मीन रही होगी। 50 एकड़ की ज़मीन महाराज ने बेगम अख्तर, अख्तरी बाई फैज़ाबादी को लिख दी कि आप इसको रखें। नज़र कर दिया किसी दरबार में, किसी गाने से खुश हो गए होंगे। जब जाने लगी यहाँ 47 में फैज़ाबाद फाइनली छोड़ के, तो आई उसे वापस करने। तो महाराज ने कहा कि नहीं, हम तो दी हुई चीज़ ले नहीं सकते, तो आप अपने पास रखो। बोले, महाराज मैंने 10-15 साल रखा, इसमें आम के बाग थे, जोता बोया, अनाज उगाए, सब किया, अब मेरे किसी काम का नहीं है, मैं जा रही हूँ, तो आपको वापस करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, हर समय ज़मीन की कीमत होती है, तुम्हें जो मिले इसको बेच दो, अभी तो मेरी तौहीन है कि मैं दी हुई चीज़ लूँ। तो बोले कि ठीक है, तो मैं आपकी बेटी को, मेरी दादी को, विमला देवी जी को दे देती हूँ। महाराज ने उसमें दांव चला। उन्होंने कहा, तो मेरी बेटी तो तुमसे सीखी हुई है, उसको तो गुरुदक्षिणा देनी चाहिए, तो वो तू कैसे ले सकती है? बेगम अख्तर हंसी। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि आप किसी तरह से ज़मीन वापस नहीं लेना चाहते। अब देखिए दोनों का कन्वर्सेशन, वो देने को आतुर हैं और वो ना लेने को आतुर हैं। तो उन्होंने कहा, लेकिन दामाद पे किसी का हक नहीं होता।
वो ना आपका है ना मेरा है, और दादी की मेरी शादी हो गई थी। मैं दामाद साहब को वापस करती हूँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम ज़मीन तो वापस कर दो, कोई नाराज़गी है क्या, किस बात के लिए ज़मीन नहीं दे रही हो, ले रही हो? बोली कि जिस दिन फैज़ाबाद का इतिहास लिखा जाएगा, मैं भी नहीं होंगी, आप भी नहीं होंगे, लेकिन फिर मैं नहीं चाहती कि एक राजा को ज़्यादा इज्जत मिले और मुझे थोड़ी कम इज्जत मिले। मैं राजा के बराबर इज्जत चाहती हूँ कि ये न कहीं भी इतिहास या कभी कोई परंपरा ये कहे कि एक राजा ने तो अपनी इज्जत रखी लेकिन एक बाई ने अपनी जात दिखाई, तो मैं तो बराबर की इज्जत की तलबगार हूँ। और उन्होंने वापस किया। आज भी वो प्रॉपर्टी हमारे पास है और वो मेरे ग्रैंडफादर के नाम पे है, अख्तरी बाई फैज़ाबादी बनाम डॉक्टर रमेंद्र मोहन मिश्रा। तो वो रकबा आज भी हमारे पास सुरक्षित है। मैं ये कहता हूँ कि आज के समय में जब इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, जब फेस्टिवल्स में लोग जाने के लिए इतने नखड़े करते हैं, पीछे से अंडर हैंड डीलिंग करते हैं, अब तो सोशल मीडिया पे लोग आने के लिए और अपनी चीज़ें वायरल कराने के लिए डील करते हैं, उस ज़माने में जो अपने एपिटोम ऑफ करियर है वो 50 एकड़ लैंड वापस करके जा रही कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे को जब तक ज़रूरत थी तब तक मैंने रखा। ये वो प्रोजेक्ट है जो मैं और मंजरी हमेशा देखते हैं कि इनको उस इज्जत की दरकार है जिसकी वो तलबगार थी और जिसकी इज्जत किसी ने नहीं की। और मैं ये ना लिखता तो शायद कभी कोई जान नहीं सकता था। बॉडी रियासत के एक राजा की कहानी है कि उनके कोठे पे गए, उनके यहाँ एक आदम कद आईना लगा था, वहाँ वो अपने कॉम करने लगे। बेगम अख्तर ने देखा तो बेगम अख्तर को देख के थोड़ा सा शाई हुए और जेब में रख लिया कॉम। बोली महाराज आप जा रहे हैं? बोले हाँ, अब तो महफिल ख़त्म हो गई। बोली बगल के कमरे में आइए, बैठिए, एक दादरा सुनाने का मन कर गया, अब जाने दो, देर हो रही। नहीं, मुझे दादरा सुनाना है। बगल में दादरा सुनाने बैठ गई, 15 मिनट दादरा गाया। कहा महाराज अब आप जा सकते हैं, पान खिलाया। जब उतरने लगे महाराज तो वो आईना जो है पैक करके उनकी गाड़ी पे रखा हुआ था। ये थी बेगम अख्तर। सलीम किदवाई ने लिखा है कि जब नवाब रज़ा अली खां आते थे तो नई क्रॉकरी खरीदी जाती थी, सब होता था, सारा डेकोर नया होता था उनके घर में, और जाते समय उनके नात बात रिश्तेदारों को, उनके साथ आए लोगों को गिफ्ट कर देती थी, कुछ नहीं रखती थी। तो एक ये बेगम अख्तर थी, तो मुझे लगता है उस पर बात करनी चाहिए। और एक वो बेगम अख्तर थी कि एक उनकी सहेली ने कहा कि तुम नवाब रज़ा अली को क्यों नहीं मना कर देती हो कि तुम निकाह नहीं करना चाहती हो, उसको उल्लू बनाए हो, रोज़ कोई गिफ्ट भेजता है तुम्हारे लिए। बोली ये चांदी की 2 कुर्सियाँ देख रही हो ना जिसपे हम तुम बैठे हैं? बोली हाँ। बोली जब तक इसके मैचिंग की मेज नहीं गिफ्ट कर देता तब तक इनकार नहीं करूँगी। तो ये भी थी बेगम अख्तर। बट दैट्स सो ब्यूटीफुल। और जैसे आप जो कह रहे हैं ना कि ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो तब भी एक ऐसा दौर हुआ था कि ग्रामोफोन, जो विद्या जी कह रहे हैं, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स आए थे। अब ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स जो हैं वो 3 मिनट के रिकॉर्ड होते थे, उससे ज़्यादा की रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती थी। अच्छा, हिंदुस्तानी राग जो थे, ख्याल, छोटा ख्याल, ठुमरी भी आप गाएं तो भाई आधा घंटा तो सब आर्टिस्ट गाते थे। तो तवाइफों और बाईजीज़ के लिए उस समय ये एक बड़ा चैलेंज था कि उन्हें 3 मिनट में पूरा राग गा के और तैयार प्रेजेंट कर देना है। उसको वैसे ही समझ लीजिए कि आज हम लोग 1.5 घंटा स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, पर कि हम अच्छे आर्टिस्ट हैं कि नहीं उसका जजमेंट वो 20 सेकंड की इंस्टा रील से ही होता है। कि अगर हमको 20 सेकंड की इंस्टा रील बनानी आती है तो हम आर्टिस्ट हैं, नहीं तो हम आर्टिस्ट नहीं हैं। हम चाहे 2 घंटा स्टेज पर परफॉर्म करें। सो तवाइफों ने उस समय ये काम बहुत बखूबी किया कि उन्होंने पूरा 1 घंटे का क्लासिकल राग 3 मिनट के रिकॉर्ड्स में कर दिया, जिसको आज हम लोग सुनकर और कह रहे हैं कि देखिए कितनी बढ़िया म्यूज़िक थी, क्या थी, कितने बढ़िया कॉम्पोजिशन थे, बॉलीवुड उसी पर ज़िंदा है। आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान के गज़ल का आर्टिस्ट, ठुमरी गायक सब तवाइफों के ही रेपर्टोर पर ज़िंदा हैं, सब उसी पर हम लोग कमा खा रहे हैं। सो पर ट्रेजेडी ये है कि हम उनका नाम नहीं लेते। कभी आपको, आप गूगल करेंगे, आपको पूरे यूपी में लाखों गज़ल आर्टिस्ट मिल जाएंगे, पर कभी वो अपने कार्यक्रम में किसी तवाइफ का नाम लेकर उसे क्रेडिट नहीं देते कि ये गज़ल उनकी थी और मैं गा रहा हूँ। तो वो हमने इन उस्तादों को देते हैं, कान पकड़ के उस्ताद की बात कहेंगे, पर
तवायफ की बात नहीं करेंगे. Is he agreeing with me? जी ये तो गए थे लंका तक ना. हाँ मैं ये चाहूँगा कि विद्या जी आप कोई गज़ल या कोई पुरानी बंदिश गुनगुना दें, वो फ्लेवर देने के लिए कि बाई जी लोगों का क्या तरीका था, आन बान शान कर दें, कुछ कर दें. गौहर जान ने गाई थी यही दादरा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आन बान जिया में लागी. So the first commercial recording 1902 में जो रिकॉर्ड निकला था उस ज़माने में ये एक दादरा गौहर जान ने भी गाया था रिकॉर्ड पे 78 RPM पे. एक ही चीज़ उसमें जोड़ना चाहूँगी गाने से पहले कि जो 3-3.5 मिनट का फॉर्मेट है वो आज के ज़माने में भी फिल्मी गानों में चल रहा है. 3.5-4 मिनट से ज़्यादा होती नहीं है ये चीज़ें. तो इट्स इंटरेस्टिंग कि तब से जो सिलसिला शुरू हुआ अभी तक चल रहा है, हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है. आन बान जिया में लागी, आन बान जिया में लागी, जिया में बसी कैसे फंसी, आन बान जिया में लागी, आन बान परन लागी, परन लागी, तुम्हारे पैया परन लागी, तुम्हारे पैया तुम ही हो मेहरबान सैया, तुम बिना मोहे कलन परत, तुम्हारे कारण जागे, आन बान जिया में लागी, आन बान. बहुत सुंदर विद्या जी. मैं चाहूँगा मंजरी इसको आगे बढ़ाएं, गा के नहीं लेकिन अपनी बात से. वापस हम उसी चीज़ पर आते हैं कि जो मैंने एक शुरू में बोला कि आज यतीन जी यहाँ पर जो हमको बेगम अख्तर की बातें बता रहे हैं, वो भी एक तवायफ थी. उनकी बातें आप सुन रहे हैं, उनके किस्से सुन रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ये किस्से हमको और ये हिस्ट्रीज़ नहीं बताई गई ना. हमको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें बताई गई. वो उसका आदमी ले जाएगी, शी इज़ द वैम्प. सिनेमा में जब वैम्प की ज़रूरत पड़ी तो वो एक तवायफ थी और कोई नहीं बनी. जब एक आइटम नंबर डांसर की ज़रूरत थी तो वो भी एक तवायफ मिली उनको. सो हर तरफ से उसको कहना चाहिए लेकर हम आगे आए. और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखें कि आज के दौर में आप किसी शादी में चले जाइए, आपको सब तवायफ़ों के आउटफिट में मिलेंगे कि पेशवाज भी चौड़ा पजामा, अनारकली भी, साइड में वो झूमर भी पहने होंगे. तो जो हमने उससे उसकी अनारकली भी ले लिए, पेशवाज भी ले लिए, झूमर भी ले लिए, दुपट्टा पहनने का स्टाइल भी सारे डिज़ाइनर्स ने ले लिया उसका, सारे बॉर्डर्स भी वैसे ही बनाते हैं जैसी तवाइफें शायद पहनती थी. उसका गज़ल ले ली, ठुमरी ले ली, दादरा ले लिया, कथक ले लिया, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने. उसकी कहानियाँ जो हमें वो बेचारी औरत और उसको साल्वेशन शादी से मिलेगा, वो कहानियाँ भी ले लेके हिंदी सिनेमा में पॉपुलर कर ली. सो जितना हम क्रिएटिविटी उससे छीन सकते थे हमने वो छीन ली. और उसके बाद उस औरत को हमने साइड कर दिया, वो बैड वुमन, उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए. सो
जो चीज़ें हमें सूट करी वो सब हमारे पास आज भी ज़िंदा है। आपके पास हज़ारों लाखों गज़ल, ठुमरी, दादरा, कथक करने वाले आर्टिस्ट हैं, कोई भी आर्टिस्ट उनका नाम नहीं लेता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं कि हम आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यतीन जी ने आज ऐसा यहाँ पर एक सेशन रखा है, वो भी बेगम अख्तर की जगह पर, कि जहाँ पर इसके बारे में एटलीस्ट बात तो कर सकते हैं। आप लोग वापस जाएंगे तो कम से कम एक सवाल तो आप लोगों के जहन में आएगा अगली बार तवायफ़ बोला जाएगा तो। मेरा जो कोर्टिज़ान प्रोजेक्ट है मैं 2009 से कर रही हूँ, उसका सिर्फ एक चीज़ है, तवायफ़, कोठा, मुजरा। मुझे ये 3 शब्द एक औरत के लिए एक अब्यूज़ की तरह यूज़ होते हैं, मुझे उसका नैरेटिव चेंज करना है। आज कोठा क्या है? आपके जितने पीवीआर सिनेमाज़ हैं ये कोठा ही तो है। आप क्या करते हैं? 500 रुपये का, 800 रुपये का टिकट खरीदते हैं, पॉपकॉर्न भी मिलता है और एक कोक पेप्सी भी मिलता है। आप जाते हैं एक सिनेमा में फ़िल्म देखते हैं, नाच गाना सब चीज़ें देखकर वापस आ जाते हैं, आप एंटरटेन हो जाते हैं। आपके सामने उस एक्टर को लाइव नहीं परफॉर्म करना पड़ा क्योंकि टेक्नोलॉजी है। जब हमारी तवाइफ में बाई जी जिंदा थी तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्हें लाइव परफॉर्म करना पड़ता था। हमारे जितने ऑडिटोरियम्स हैं, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, एनसीपीए है, क्या है? कोठा ही तो हैं। आप वहाँ क्या करने जाते हैं? आप गज़ल, ठुमरी, दादरा, कथक देखने जाते हैं, भरतनाट्यम, थिएटर देखने जाते हैं। आप टिकट खरीदते, देखते, बाहर निकलते हैं, कहीं आप खाना खाते हैं, चाट खाते हैं, घर चले जाते हैं। आप कभी ये नहीं सोचते कि ये मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि कुछ गलत है ही नहीं इसमें। पर उस दौर में आप गलत कर देते हैं। और एक यतीन जी मैं आपसे कहूँगी कि मुझे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा अगर कहूँ तो गुस्सा आता है आज के दौर में, कि एक पिम्प जैसा दिखाया जाता है कि जिसको कुछ नाम दे देते हैं कि वो उन लोगों के लिए क्लाइंट्स लेकर आता है, ठीक है? हीरा मंडी, हीरा मंडी हर फिल्म में दिखाते हैं कि वो नीचे खड़ा हुआ है कोई सीढ़ी पर एक आदमी, और उसका काम क्या है? वो क्लाइंट्स लेकर आता है। आज हम अगर किसी भी लिटरेरी फेस्टिवल में बैठें तो आपके लिटरेरी एजेंट्स क्या हैं? आपके जितने एक्टर्स हैं उनके मैनेजर्स क्या हैं? दे आर पिम्प्स। They are just trying to sell the best part of the writer, author, actor, singer, सबके मैनेजर्स हैं। तो आज आपको वो सही लगता है कि वो मेरा मैनेजर है, वो जाके 5 लोगों से बात करेगा और मुझे शोज़ दिलाएगा, या मुझे मेरी किताब जो मैं लिख रहा हूँ वो लिटरेरी एजेंट है। लिटरेरी एजेंट भी तो वही काम कर रहा है। सो आज हम उसको सब चीज़ सही कर लेते हैं, और उस दौर में हम कहते हैं अरे वो तो नीचे खड़ा हुआ उसका पिम्प था जो लोगों को बुला बुला के कोठे पर ला रहा था, ठीक है? तो ये चीज़ें जब आप इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि जो आज हम जी रहे हैं हम भी वही चीज़ें कर रहे हैं, बट वी आर ब्लेमिंग अ वुमन फॉर बीइंग बोर्न एट द रॉन्ग टाइम, दैट्स इट। उसकी गलती तवाइफ और बाई जी की है कि वो गलत वक्त में पैदा हुई। आज के वक्त में पैदा होती तो हीरा मंडी बन रही होती उसके लिए। यतीन जी, वैसे मुझे आपसे एक सवाल करना था कि मुजरा जो शब्द है उसका असल मायने क्या है? क्योंकि एक बार मैं महाराज जी से, बिरजू महाराज जी से, इसी विमेन ऑन रिकॉर्ड के सिलसिले में इंटरव्यू चल रहा था, तो बाइयों के बारे में हम पूछ रहे थे कि पहले जब महफिलें सजा करती थी तो कथक होता था या क्या, मतलब उस जब बातचीत हो रही थी तो एकदम से वो कहे कि अरे तो मुजरा तो करना ही चाहिए, मुजरा तो होता ही था। क्योंकि मुजरा एक तरह से जैसे गणपति वंदना नहीं होती है उसी तरह से शुरुआत के लिए बताएं। अवध में मुजरा करना मतलब सलाम करना, आदर देना। पुरानी चिट्ठियों के जो खतों किताबत हैं वो लोग लिखते थे सादर मुजरा। सादर मुजरा का मतलब सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, विद बेस्ट रिगार्ड्स। तो रिगार्ड देना, प्रणाम करना अवध में बहुत चलन में था। आज भी हमारे पास बहुत चिट्ठियाँ पड़ी हैं। अभी भी ओरछा के जो निवर्तमान राजा साहब हैं, मतलब राजवंश तो है लेकिन एक्स रूलर महाराज ओरछा, वो पापा को चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें सादर मुजरा लिख के भेजते हैं। तो मुजरा इज ए colloquial dialectical word used for giving somebody honor, Thank you. respect. Thank you. That is Exactly. And in fact, further to that, mujra is not a bad word, it's not an abuse, because
मुजरा जो है वो जैसे आप गज़ल ठुमरी दादरा है, वैसे मुजरा वॉज अ गायकी स्टाइल। करेक्ट। ठीक है। Correct. मुझे नवाब रामपुर के जो सारे टेक्स्ट मिले हैं उसमें मुजरा इज़ अ कॉम्पोजिशन, और मुजरे जो हैं वो हज़रत अली के लिए लिखे गए हैं। मुजरा essentially to set it an is a auspicious context. context. इसके लिए मुजरा जो है शब्द it was इस्तेमाल not किया गया है. supposed to be an abusive I term. just wanted to clarify that for our audience because मुजरा मतलब मुजरा कोठा everything gets mixed up. you So know, like I into said, one. कोठे का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये सारे सिनेमा हॉल्स और ऑडिटोरियम्स कोठा है। मुजरा इज अगेन तवायफ, तवाफ, द वर्ड तवायफ कम्स फ्रॉम द वर्ड तवाफ। तवाफ क्या होता है? जो हम परिक्रमा करते हैं, हम मंदिर में भी परिक्रमा करते हैं, काबे की भी परिक्रमा होती है, तो वो जो परिक्रमा होती है उसको तवाफ कहते हैं। सो समवेयर अ वर्ड यूज्ड as which has come from tawaf cannot be an abusive term. ये हमारी ignorance है, क्योंकि किसी ने कभी सवाल इस पर उठाए नहीं, पूछा नहीं, जवाब नहीं ढूंढे। It's actually an Arabic word if I'm not wrong. तवाफ, yeah. और चक्कर लगाना जो घूमना है, that is. So it seems as if जो लोग डांसर्स गोल गोल घूम के नाचते होंगे वो तवाफ करते होंगे, उनको तवायफ बोलने लगे होंगे। That's a normal you know. यहाँ तो चक्करदार परन और तमाम Exactly. चीजें हैं। चक्करदार is so popular in. और 100-200 चक्कर लगाने की परंपरा भी होती है। 33 तो is normal I think if I'm not mistaken. तवायफ परंपरा में भी देखिए ना, डेरेदारिन, तवायफ, फिर बाई जी, फिर मिरासी ने, गौनीहारी ने, कंजरियाँ, कितने सारे वो हैं और सबके Stages, अलग levels, अलग levels. सबके लेवल्स अलग अलग हैं। तो मुझे लगता है कि वो समझने की बात है। और वो जब अंग्रेज़ों ने वो शारदा एक्ट ख़त्म किया, सब ख़त्म किया और इसको नॉच गर्ल्स के ब्रैकेट में डाला, 1952 में बीजी केसकर ने ऑल इंडिया रेडियो पे वो लगा दिया कि साहब आप सर्टिफिकेट लाइए कि आर यू मैरिड, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तो सारी दौड़ गई कि मुझे बाई जी मतलब बाई जी से सब कोई देवी हो गई, कोई देवी बनना देवी बन गई, कोई बेगम बन गई, जो नहीं बन पाई उनको एंट्री नहीं मिली। तो ये सब सोशियो पॉलिटिकल अब्यूज, वो एक जो सैनिटाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ अर्ली 50s में, उसने बहुत नुकसान किया। और सबसे बड़ी बात यह है जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, जिसने तवायफ के यहाँ जाना एटिकेट्स और मैनरिज्म सीखने का एक तरीका होता था कि वो आपको हाई लेवल, आजकल के जो स्किल और दुनिया भर के सारे ऐप चलते हैं और सिखाए जाते हैं, तो बड़े घरों के लड़के भेजे जाते थे उठने बैठने का तरीका सीख के आओ। मेरी दादी बताती थी कैसे बोलती बतियाती थी, क्या तमीज़ क्या तहजीब सिखाई। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आप साहब अवध के हैं, लखनऊ की तरफ के, कैसे पकड़ा आपने आपकी ज़ुबान से? तो ज़ुबान तो घर से सीखी है ना, जो मेरे घर में चली आई है। लेकिन वो एक सामान्य और ख़ास करके मध्यम वर्गीय परिवारों में उसका ऐसा सैनिटाइजेशन का इतना भयानक आक्रामकता थी कि फिर लोग उससे कटने लगे और उनको लगा कि इनके बारे में जानना, ये सुनना, ये ख़राब बात होगी। और वही सब अब आज कर रहे हैं कि आज हम कंसर्ट में जा रहे हैं, आज हम डिस्कोथेक जा रहे हैं, आज हम बड़े बड़े क्लब के मेंबर्स हैं, सब लोग जो आगे बढ़ते हैं और फिर उसको नए ज़माने का चलन माना जाता है। तो ये तो चलता रहेगा। मुझे लगता है कि हमारा समय हो रहा है। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों में से किसी को विद्या जी से या मंजरी से बात करनी है, सवाल करना है, तो सवाल अगर करना है तो हमारे पास 5-7 मिनट है। मुझे लगता है सवाल नहीं है तो विद्या जी जाते जाते बेगम अख्तर की गज़ल गा दीजिए। थैंक गॉड कि मैं सिंगर नहीं हूँ, मुझसे डांस करने को नहीं कह सकते यतीन जी। मैं और मंजरी इस तवायफ प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने हिंदुस्तान में कितने सारे मंच साझा किए हैं और कई बार हम लोग ऑडियंस से भी उलझ गए, झगड़ा भी कर लिया, लेकिन वो भी एक मज़ेदार होता है। अभी हम तीनों इसी तरह का सेशन करने के लिए साहित्य आज तक में मौजूद थे दिल्ली में। हाँ जी, मैं माइक भेजता हूँ, माइक ले जाएं, सवाल का जवाब दे दीजिए फिर गा भी दीजिए।
हेलो, यस, गुड इवनिंग। मैं विद्या जी ने एक अभी बात कही कि 1932 में द फर्स्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग वो 3.5 मिनट के से 4 मिनट का था। एक सवाल आया मेरे ख्याल से और लोगों के भी दिमाग में आया होगा कि ये गाने जो हैं ये क्यों 3.5-4 मिनट के ही होते हैं, बट वाई, व्हाट इज देयर एनी टेक्निकल रीजन बिहाइंड दिस? वाई कांट इट बी 5 minutes, 6 minutes? Why does it end at 3.5 minutes only? So it used to be between 2.5 and 3 minutes typically, and it is called the 78 RPM, which means rotations per minute. And initially, when the technology was really crude, unsophisticated, तब क्या होता था, एक वैक्स हॉर्न में सर देके गाना गाना पड़ता था, एंड द वॉइस वुड एम्बेड ऑन द वैक्स. तो उस वैक्स को फिर पब्लिश किया जाता था इनटू अ रिकॉर्ड, एंड दैट अलाउड ओनली दैट मच time. So it started as a technological challenge or a technological sort of constraint, and then it stayed there because it worked in the market. So इसका एक बहुत मज़ेदार टेक्निकल एक एस्पेक्ट ये भी है कि एक दो तस्वीरें ऐसी हैं कि जब ये रिकॉर्डिंग होती थी और उसमें सर डाल के करना होता था, तो गाते समय तो हाथ वाथ चलाती थी, ताने लेती थी, तो कई बार वो लग करके वो क्रैक कर जाता था. तो 2 मुस्टंडे हाथ पकड़े हुए हैं पीछे बाई जी का कि वो हाथ ना चला पाएं और ऐसे खोपड़ी डाल के गाएं. इस तरह के फोटोग्राफ्स भी मौजूद हैं जब रिकॉर्डिंग होती थी. और बहुत मुश्किल रहा होगा, क्योंकि जैसा कि अभी बात चल रही थी कि ये उस तरह का गाना है कि आप बैठ के आराम से गा रहे हैं और हाथ तो खैर हिलाते ही हैं और सामने से लोग वाह वाह भी कर रहे हैं, और यहाँ आप अपना सर जो है एक वैक्स ऑन में आप घुसाए हुए हैं, ना कोई दिख रहा है ना कुछ समझ में आ रहा है. और शुरुआत के दौर में जो है बाइयाँ जो है ऊंचे सुर में गाया करती थी, अपने से ऊंचे सुर में, ताकि इसीलिए वो श्रिल वॉइस जो है ताकि वो जाके इट एम्बेड्स एडिक्वेटली ऑन द वैक्स. इसीलिए ऊंचा सुर जो पैं करके जो आवाज़ आती है ना पहले वाली रिकॉर्ड्स में, इस वजह से भी होती थी वो, क्योंकि इतना ऊंचा गाना पड़ता था, लाउड गाना पड़ता था. पूरी एक किताब है विद्या जी की, जलसा, और मुझे लगता है यहाँ मौजूद भी होगी, आप ऑथर साइनिंग में देख सकते हैं. बहुत सुंदर काम है उस किताब पे. हाँ, फिर उसमें एक और भी चीज़ थी कि बाईजीज़ ने तो जाके वो वैक्स में अपना सर दे के गाना गा दिया, पर उस्ताद लोग बड़े घबराते थे. नहीं जाएगी. उस्ताद लोग नहीं जाते थे, उनको ये लगता था कि अगर हमारी आवाज़ इसमें चली गई तो वापस नहीं मिलेगी, वापस नहीं आएगी, ये खींच लेगी मशीन. ये मशीन तो उन्होंने खींच लेगी. सालों तक गाया ही नहीं जाके, और उसमें बाई जी लोगों ने बाजी मार ली. 10 साल तक उन्होंने, बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि ये तो गाय रिकॉर्ड कराई और इनकी आवाज़ भी नहीं गई. तो धीरे धीरे डर खत्म हुआ, तो पुरुष उस्तादों ने बहुत बाद में जाके रिकॉर्ड करना शुरू किया. और उनकी दिलेरी देखिए, वो जाती थी वैक्स उसमें अपना मुंह देती थी, चाहे मुश्तंडे उनके हाथ वाथ पकड़ते थे, वो अपना गाना गाती थी और फीस लेके आ जाती थी. और ये जितने उस्ताद थे, वही 10-20 साल, वो लोग तो बैठे रहे कि नहीं हमारी आवाज़ उसमें बंद हो जाएगी, वापस नहीं आएगी, हमारे फेफड़े चले जाएंगे, फेफड़े नहीं मिलेंगे वापस. तो जितने मर्द थे वो डर के बैठे हुए थे. लेकिन एक और जो एक म्यूज़िक के दृष्टिकोण से एक वजह ये भी थी कि वो जो हम लोग गुरु शिष्य परंपरा में जिस तरह से सीखते हैं, उसमें अपने ही परंपरा में उसको बचा के रखते हैं बंदिश को. तो आमतौर पे उस्ताद जो है वो अपने बेटे को सिखाते हैं, बेटा नहीं है तो फिर सन इन लॉ को सिखाते हैं. तो जो बाइयाँ हैं उन्होंने कितनी मुश्किल से सीखा है. एक तो कई बार ऐसे होता है रिकॉर्ड में, जो कोई बहुत मशहूर चीज़ हो तो स्थाई तो वही होगी लेकिन अंतरा कुछ और ही होगा. अरे इसकी बहुत सुंदर कहानी है. केसर भाई केरकर ने जा करके अल्लाह दिया खां साहब को पकड़ा कि हमें सिखाओ. सारे गहने ले लिए, सब कर लिए. फिर बिहागड़ा गा रहे थे, एक दिन पहुंच गई सुनने के लिए, तो कंसर्ट हो रहा था बॉम्बे में. तो बोली उस्ताद ने तो छुपा लिया मुझसे. फिर जब ग्रीन रूम में पहुंची, गाना ख़त्म हुआ, तो कहा कि ये मुझे क्यों नहीं सिखाया. कहा तुमको तो सिखा दिया है. बोली कि ये बिहागड़ा नहीं सिखाया. तो पता नहीं कितने तोले सोने बताया महाराज ने, अल्लाह दिया खान साहब ने, इतने तोले सोने लगेंगे. वो पहुंची, फिर जो उनके जो वो थे सेठ विट्ठल दास के पास, उन्होंने कहा कि मैं, बोली तुम्हारी तालीम नहीं ख़त्म हुई, कितना पैसा खर्च करें. बोले कि थोड़ा सा पैसा और चाहिए, मुझे वो बिहागड़ा लेना है उनसे. और बिहागड़ा सीखने के लिए फिर उस ज़माने में कहते हैं लाखों रुपए होते थे वो, जितना सोना मांगा था. फिर वो गई, उनके पैरों पे रखा बम्बई में, और कहा अभी मुझे बिहागड़ा सिखाइए. और वो बिहागड़ा सीखा
उसके बाद गई करने कंसर्ट, 53 साल की उम्र में अपना अंतिम कंसर्ट गा रही थी और अचानक से उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी कंसर्ट है। तो कहा आप तो अपने एपिटोम ऑफ करियर हैं, आपने इतना पैसा लगा के सीखा, सब किया, मेहनत किया, क्यों छोड़ रही हैं? जब पत्रकारों ने सवाल किया, उन्होंने कहा आज जब मैं कोमल ऋषभ आसावरी गा रही थी, जब मैं आज कोमल ऋषभ आसावरी में बढ़त लेते हुए जब मैंने एक तान ली तो मेरी गले में कुछ हरकत हुई, श्रिल किया, जिसे मैंने काबू कर लिया, मैंने पकड़ लिया। कल आप पकड़ लें, उसके पहले मैं गाना छोड़ती हूँ। क्या बात। बट बात यह है कि वो इसलिए भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, जो उस्ताद थे वो अपनी बंदिशें नहीं देना चाह रहे थे। तो ये भी था कि अपनी घराने की चीज़ें अपने पास ही रहनी चाहिए, कोई और चोरी ना कर ले उसको, और बेचना तो बिल्कुल ही उनके लिए गवारा नहीं था। वो, और वो कहीं कहीं गलत था। पार्शलिटी भी थी, हाँ। अपने खानदान में रहे। यही केसर भाई केरकर की जो बात कर रहे थे यतीन जी, यही केसर भाई केरकर हैं जिनकी आवाज़ आज भी नासा में गोल्डन रिकॉर्ड में, जात कहाँ हो, जात कहाँ भैरवी की गोरी, ठुमरी जो है, हाँ। वो जो है आज भी वहाँ पर है। अब आप सोचिए कि नासा ने वो गोल्डन रिकॉर्ड बनाया और उसमें दुनिया भर की आवाज़ें स्पेस में भेजने के लिए भेजी, तो हिंदुस्तान से हम लोग सोचेंगे क्या जाएगा, ओम या कोई चांटिंग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं गया था। गई थी केसर भाई केरकर का एक गाना जो नासा ने अपने रिकॉर्ड्स में भी लिखा, आप लोग गूगल करके देखिएगा, गूगल करके देख लीजिएगा आप लोग। कि रिकॉर्ड में लिखा है कि हमारा सबसे बढ़िया म्यूजिक है इस सेक्शन में, और वो थी हमारी केसर बाई केरकर। जात कहाँ हो, राग भैरवी ठुमरी। हाँ, समय है कि बस इसी से समाप्त कर रहे हैं, अब समय नहीं है, दूसरे सेशन का समय आ रहा है, आप नीचे बात कर लीजिएगा प्लीज। तो एक गज़ल की फरमाइश आई है, तो मैं वो चीज़ सुनाना चाहूँगी जो अख्तरी बाई फैज़ाबाद ने रिकॉर्ड की थी, ना कि बेगम अख्तर ने। behzad लखनवी की गज़ल है जो उनके शुरुआती दौर में ही उन्होंने इस चीज़ को रिकॉर्ड करी थी, और रिकॉर्ड पर जैसा मैंने कहा अख्तरी बाई फैज़ाबाद का नाम था। तो दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, ये दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशान बना दे, ये वरना कहीं तकदीर तमाशान बना दे। ए देखने वालों मुझे हंस हंस के न देखो, मुझे हंस हंस के न देखो, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझे सान बना दे, ये तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझे सान बना दे, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। बहुत धन्यवाद विद्या जी, बहुत धन्यवाद मंजरी जी। अयोध्या टाइमलेस अयोध्या में इस फर्स्ट एडिशन में हमारे लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल में आप सबका बहुत स्वागत, बहुत आभार कि आप इस गर्मी में और बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप दोनों ने समय दिया, आप पधारे। कल विद्या जी का कंसर्ट भी है भक्ति रस के नाम से, भक्ति प्रवाह के नाम से, और कल एक सेशन है टेस्ट टेक्सटाइल एंड टेल्स, उसमें मास्टर शेफ पंकज भदौरिया जी, मंजरी चतुर्वेदी जी और आद्यम के मनीष सक्सेना जी के साथ देवांशी सेठ सुबह बात करेंगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यतीन्द्र जी। बहुत शुक्रिया एक बेहद ही सारगर्भित सत्र के लिए। मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय अतुल गंगवार जी, जो कि दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं और बहुत ही सम्मानित फिल्मकार हैं, मैं उनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि मंच पर आएं एवं हमारे सभी सम्मानित वक्ताओं को सम्मान वस्त्र प्रदान कर उनका अभिनंदन करें। टाइमलेस अयोध्या लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल का ये बहुत ही पहला
बिल्कुल पहला तरोताज़ा सत्र, और ये पूरा का पूरा संस्करण नया है, पहला है। और ये सत्र अपने आप में बहुत रोचक इसलिए भी था क्योंकि अवध की मिट्टी पर बैठकर, फैज़ाबाद की ज़मीन पर हम अख्तरी बाई फैज़ाबादी की ज़िंदगी की बातों को सुन रहे थे, बुन रहे थे। सम्मान्य विद्या शाह जी, कल भक्ति प्रवाह है, आज हमने उनको गज़ल और दादरा गुनगुनाते हुए भी सुन लिया, लेकिन चूंकि ये कहा गया है कि तवाफ़ और तवायफ़ की खूबसूरत से रिश्ते को आज हम सब समझे हैं यहाँ, तो उम्मीद है कि कल कुछ उस मिजाज का भी सुनने को मिलेगा। मंजरी चतुर्वेदी जी के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और फेस्टिवल डायरेक्टर और इस सत्र के सूत्रधार आदरणीय यतीन्द्र मिश्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अगले सत्र की ओर आगे बढ़ेंगे, लेगेसी ऑफ इंडिया, जहां सम्मानित अनंत विजय जी, आदरणीय विक्रम संपत जी, आदरणीय डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी बातचीत करेंगे प्रज्ञा तिवारी जी के साथ। मैं सभी वक्ताओं को बड़े आदर के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं।